नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करा रहे हैं। आज का पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। पहली क्लास है, उसी से कि 7-8 क्लास में आप इसको जो है आप लोगों को इसको कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे आप लोग एक बार रिवीजन के लिए एग्जाम के पहले इसको रिवीजन कर सकें पूरा। और बेसिक जो इसका जो है वो आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। आपको केवल क्वेश्चन कराया जाएगा, कैसे प्रश्न आपको आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज में पर्यावरण इन्वायरमेंट की पहली क्लास, पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो ये लेटेस्ट वाली है 2025, ये 2025 लेटेस्ट है। जितने अभी तक 2024 तक प्रश्न पूछे गए हैं वो सब इसमें कवर है। 1990 से 2025 तक के प्रश्न इसमें, और यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। चलिए देखते हैं। पर्यावरण सतत विकास। पर्यावरण क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, जीव जंतु एवं पौधों का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से उसे वह पर्यावरण कहलाता है। बस इस बेसिक जानिए, बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट सीधे आते हैं प्रश्न पे। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, जैविक एवं अजैविक दशाएं हैं, उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यान है कि परि और आवरण शब्द को जोड़ने का पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो अनावरण हमारे चारों ओर से घिरे हो, वही पर्यावरण है। यह है पर्यावरण। पर्यावरण में जो है जलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। स्थलमंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल आते हैं। जैवमंडल में पौधे और जंतु आते हैं। जलमंडल में हिमनद, हमारी झीलें, नदी और सागर। और वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल। ये सब पर्यावरण का भाग होता है। ठीक, आप यहाँ एकदम छोटे से आप इसको समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है पर्यावरण से अभिप्राय है। कथन इसमें 4 ऑप्शन दिए। पहला है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, पहला हो गया। दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक साथ बिंदु पर घेरे हुए है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखते हैं तीसरा क्या ऑप्शन है। भौतिक एवं जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी सही है। ऊपर कुछ सभी ऑप्शन भी है, तो इसमें सभी ऊपर सभी सही हैं। जितने हैं सब पर्यावरण से जो है अभिप्राय रखते हैं। देख लेते हैं इसका सवाल भी। ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, क्या क्या? भूमि, जल, वायु, जीवों, पौधों, जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, अजैविक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि शामिल हैं। कि इसका सवाल है। ठीक, कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय क्या क्या है। चलिए देखते हैं आगे। ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न आपसे पूछा है पीसीएस प्री 2006 में। अगला देख लेते हैं। अगला है पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन ए है जीवी घटक से, बी है भू आकृतिक घटकों से, सी है अजैविक घटकों से, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन उपयुक्त सभी है। बिहार पीसीएस में पूछा गया है।
पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। क्या है? अविभाज्य समष्टि है। जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियात्मक तंत्रों में इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक और भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं, इसलिए इसमें सभी ऑप्शन सही है, ऊपर तो सभी। अगला है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसी वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो इसमें ऑप्शन सही है परिचालन पर्यावरण, जो कि अभी हाल ही में पूछा गया है 2020 की परीक्षा में, यूपीपीसीएस में। ये डिटेल में देख लेते हैं इसका सवाल। पर्यावरण को एक भौतिक अजैविक पर्यावरण, नंबर 2 जैविक पर्यावरण में वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृति, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। क्या क्या आते हैं? भू आकृतियाँ आती हैं, जलाशय आते हैं, जलवायु आती है, मृदा आती है, चट्टानें आती हैं, खनिज आती हैं भौतिक पर्यावरण के तहत। जबकि अजैविक पर्यावरण के तहत अंतर्गत वनस्पतियाँ जैसे जंतु, मानव सहित सूक्ष्म जीव आदि शामिल होते हैं। जैविक और अजैविक भौतिक पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि व्यवहार, प्रतिमान आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। इसलिए सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक, अजैविक और जैविक सांस्कृतिक पर्यावरण को वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न क्या था? सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, उसके अंश क्या है? तो परिचालन पर्यावरण के तहत जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है। अगला है धारणी विकास एवं सतत विकास। साल आप लोग देख लीजिएगा। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है, संवेदनशीलता का विषय है। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। ठीक, अब प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए में कहा गया है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और आर में कहा गया सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विषय से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करते हैं। बात दोनों सही है। सतत विकास मानव समाज के जो है कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है ही, और सतत विकास का ये है कि अगर हम लोग अभी कुछ कर रहे हैं तो हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी पर्यावरण को बचा के रखें। जैसे जरूरी चीज़ें पानी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मतलब हवा हो गई, ऑक्सीजन हो गया, इसी प्रकार से सब कुछ होता है। चलिए इसको हम लोग डिटेल्स देखते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, ए और दोनों सही है तथा आर और कथन का सही व्याख्या करता है। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देख लेते हैं इसको विस्तार से। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास, याद रखिएगा इसमें क्या, 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट, क्या, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कब, 1987 में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है यहाँ ऑप्शन बदल के। तो सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित और संदृढ़ की जा सकें। इस प्रकार प्रश्न में जो दिया गया है कारण दोनों कथन दोनों सही हैं। अगला देख लेते हैं। देखिए अभी जो आप ऊपर साल 1987 वाला यहाँ पे प्रश्न पूछा है 2020 में। पहला प्रश्न कब पूछा है, 19 में, और दूसरा कब पूछा है, 20 में। उसी से संबंधित प्रश्न है। तो देख लेते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन का पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर। क्या ऊपर देखे हैं, आवर कॉमन फ्यूचर, यही देखे ना, आवर कॉमन फ्यूचर, यही इसमें पूछ लिया है, आवर कॉमन फ्यूचर, ये सही है। तो
2020 में इसको पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। आगे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पहला है रियो शिखर सम्मेलन, दूसरा है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, चौथा है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। इसको क्या बोला है, कालक्रम अनुसार करिए। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में प्रकाशित की गई थी। कब, 1972 में। दूसरा है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट, अभी हम लोग पीछे देखें 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सबसे लास्ट में हुआ था 1992। तो रियो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है। तो जो पहला लास्ट में होगा तो 3 में है, पहला लास्ट में, तो चौथा नंबर 1 पे है, तो बी ऑप्शन सही है। 4 2 3 1। अगला देख लेते हैं, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ये यूपीपी से 2012 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन और सामाजिक संसाधन। ऑप्शन ए सही है, प्राकृतिक संसाधन। देख लेते हैं विस्तार से। धारणी विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास का मतलब क्या है कि अभी हम लोग जो विकास कर रहे हैं इसके साथ साथ हम भविष्य को भी, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचा के रखें। ठीक, तो इसे ही सतत विकास का कहा जाता है। क्या है, धारणी विकास प्राकृतिक, क्या है, धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। अगला क्या है, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या क्या आवश्यक है, इसमें से देख लेते हैं। जैविक विविधता आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण आवश्यक है, निर्धनता को हटाना भी आवश्यकता है। उपर्युक्त सभी ऑप्शन, तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक, कब पूछा गया है, लोअर 2004 में पूछा गया है। ये सब प्रश्न आपसे रिपीटेड भी हो सकते हैं और एक आध ऑप्शन चेंज करके ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देख लेते हैं इसको विस्तार से। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम एवं वंचित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बना हुआ है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं, जो सूचनाएं हैं, सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब पूछा है, 2023 में। अभी 2023 वाले पीसेस में इसको पूछा है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। देख रहे हैं आप, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है और 23 में पूछा है। 1-2 साल गए करके पूछा है, तो फिर इस साल पूछने की संभावना बढ़ गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, ये सब सतत विकास का लक्ष्य है। इसमें एक ही है जिस सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। क्या है वो, अंतरिक्ष अनुसंधान। SDG 5 में लैंगिक समानता है, SDG 2 में शून्य भूख है, SDG 3 में अच्छे स्वास्थ्य और भलाई से संबंधित है। यहाँ से बेसिक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। SDG 5, SDG 2 और SDG 3 तीनों आप याद रखिएगा कौन सा किसके लिए है। अगला है प्राकृतिक कार्बन चक्र व जल चक्र। ठीक, इसका आप लोग बेसिक देख लीजिएगा। हम आते हैं सीधे प्रश्न पर। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल भी इसका। पर्यावरण विभिन्न जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है। क्या होती है, पृथ्वी के कार्बन चक्र से में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से
जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जीवाश्म ईंधन के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। ठीक, यहाँ देखिए कैसे पूछ रही है। प्रमुख कार्बन यौगिक के रूप में पौधे में ग्लूकोज संचित हो जाता है, स्टार्च के रूप में, सेलुलोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। कार्बन चक्र सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। यह सभी कार्बन यौगिक का मूल तत्व है। कार्बन चक्र की खोज जोसेफ पिस्टरी और एंटोनी लेवाइसियर ने किया था। ठीक, डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। हम आते हैं सीधे प्रश्न, वहां आपको विस्तार में बता दिया जाएगा प्रश्न के साथ साथ। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव प्रौद्योगिकी व अपक्षय ज्वालामुखी क्रियाएं। क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? तो श्वसन है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पहला तो श्वसन हो गया, दूसरा जैव पदार्थों का अपक्षय हो गया और तीसरा ज्वालामुखी भी हो गया। तो ऑप्शन सी सही है। 2, 3 और 4 कब पूछा गया है? IAS प्री 2014-2011 2 साल लगातार पूछा गया है। ठीक, इसका डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जीवाश्म ईंधन के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में बहुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करके अथवा जोड़ते हैं। अगला देख लेते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो श्वसन तो बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण जो है नहीं बढ़ाता है। कब पूछा गया है? UPPCS मेन 2022 में। चलिए अगला देख लेते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, क्या क्या है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। ठीक, इसका डिटेल भी देख लेते हैं आगे। इसमें ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, जल चक्र सही है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? जल चक्र निभाता है। कैसे निभाता है देखते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। अगला देखते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? हवा में दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, और अगला है तापक्रम पर। तो निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। कब पूछी गई है? पीछे प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ से भी आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा। एक प्रश्न इससे मिल जाता है, लगभग 1 सतत विकास से मिल जाता है। देख लेते हैं इसको विस्तार से। क्या है? वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल की नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। अगला, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। कब पूछा गया है? IAS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। विस्तार देख लेते हैं। पौधे के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। क्या कारण था मुरझाने का? अधिकांश मूल रोम जो है प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। अगला है वायुमंडल। वायुमंडल देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो वायुमंडल में
नाइट्रोजन की कितना मात्रा है 98.08%, ऑक्सीजन की कितनी है 20.95, कार्बन डाइऑक्साइड 0.040। बाकी आप लोग डाटा देख लीजिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे जो है डिटेल पढ़ के प्रश्न जो है सॉल्व कर सकते हैं। 2025 की लेटेस्ट घटना चक्र है, 2024 तक के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। आपको अगर PDF चाहिए तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल। आसान प्रश्न है। कब पूछा गया है? बिहार में पूछा गया है 2002 में। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैस वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वायु एक क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात के साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण ही वायुमंडल कहलाता है। जैसे वायुमंडल में एक ही गैस अलग अलग जगह थोड़ी पाई जाती है, सभी गैस एक साथ मिली होती हैं। जहाँ जैसी जिसकी जरूरत होती है वहाँ वो होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडान नहीं पाई जाती है। UPPCS 2005 में पूछा है ये। रेडान एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। अगला है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितना होता है? 78%। एमपी में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशतता है किसका है? तो नाइट्रोजन का है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतीय पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? किस गैस की कमी होगी? तो कमी हो जाएगी, ये राजस्थान पीछे से पूछा गया प्रश्न है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेंगे? ठीक, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण है। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी पर जीवन का घातक प्रभाव पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो वायु का प्रदूषण जो है पेड़ पौधे नहीं करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। इन कतारों में ग्रीन मफलर कहा जाता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते अपितु वायु प्रदूषण के रोकथाम में सहायक होते हैं। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है तो 20% है। अगला टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा। इसका जो है आप लोग यहाँ से डिटेल देख लीजिएगा। हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से प्रभाव है। अच्छा, इसका डिटेल थोड़ा छोटा है, देख लेते हैं। जहाँ एक और प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के संरक्षण को कम करने में सहायक होता है। अतः धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणीय विकास एक कागज के थैले का प्रयोग क्या है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है। धारणीय विकास एक कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंधित, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण में देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास
कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूल का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण के होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। ठीक, तो क्या है पर्यावरण अपकर्ष पूछ रहा है यहाँ पे। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपरोक्त सभी। तो सभी इसमें क्या ऑप्शन सही है, सभी का पूछा गया है। यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पर्यावरण अपकर्ष किसे कहते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है किससे, पृथक हुए पदार्थ का संग्रह, मौसम के दैनिक परिवर्तन से। अगला है एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। कहाँ पूछा गया है, उत्तराखंड 2006 में पूछा गया है। इसका विस्तार देख लेते हैं। अपक्षय चट्टानों में टूट फूट की वह क्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एक विधि होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से किस एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। धाड़ी विकास का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है, गरीबी कम करना इसका भी है, गरीबी कम करना जो है पर्यावरण से संबंध नहीं रखता है। वातानुकूलन और कागज के थैले तो गरीबी कम करना सही है। किसमें पूछा गया है, यूपी एलडीए प्री 2013 में। अगला देख लेते हैं, धारणी विकास। अगला टॉपिक क्या है, धारणी विकास। इसका आप लोग जो है एक बार विस्तार देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, नंबर पर मैसेज कर चाहे टेलीग्राम करिए चाहे व्हाट्सएप करिए, पर्सनल मैसेज आप करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। देखते हैं कौन से कथन है। पहला कथन, धारणी विकास लक्ष्य पहली बार वर्ष 1972 में एक वैश्विक विस्तार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, धारणी विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ऊपरी में से कौन सा सही है। तो केवल 2 सही है। कैसे, आइए विस्तार से इसको समझते हैं। कब पूछा गया है, तो आईएएस प्री 2016 में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। धारणी विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणी विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसी तत्वावधान में धारणी विकास लक्ष्य बनाए रखने के लिए वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देख लेते हैं, सतत विकास से निर्धारण हेतु किन सूचकांक को आधार बनाया जाता है। तो पारिस्थितिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त तो सभी सही है। झारखंड पीछे से पूछा गया प्रश्न है, ये करंट से संबंधित प्रश्न है। ठीक, तो ये हम लोग अभी आप हाल में देख लीजिएगा। सतत विकास क्या पूछेगा, एक सेकंड, क्या पूछेगा, सतत विकास लक्ष्य 2025 सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान इसमें कितना है, सतत विकास में 99वें स्थान पर है, 99वें स्थान पर है। ठीक, क्योंकि विशेष प्रेम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ बताया गया है, जबकि भारत 2017 में 116वें स्थान पर था, वर्ष 2024 में 109वें स्थान पर है, 2025 में अगर आप लोग देखेंगे तो 99वें स्थान पर है, 99। ठीक, कौन सा स्थान पर है, 99। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। भी करंट का प्रश्न है। तो गुजरात है इसमें। इसको आप लोग
एक बार विस्तार से देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य, ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। ठीक, अगला देखते हैं, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है। किसका? धारणीय कृषि का। आत्मनिर्भरता विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि की इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। मतलब भूमि पे ऐसी खेती करना जिससे उसकी जो है उत्पादकता और गुणवत्ता बनी रहे। तो यही ऑप्शन सही है, इसी को धारणीय कृषि कहा जाता है, जिससे भविष्य में भी जो हमारी पीढ़ियां हैं उसके लिए ये मिट्टी उपयोगी रहे, उपजाऊ रहे। तो देख लेते हैं इस विस्तार से। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। अगला देख लेते हैं, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा का परिभाषा है। तो संपोषणीय विकास। इसका संपोषणीय विकास का पूछा गया पीसीएस प्री 2018 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संपोषणीय विकास एक आदर्श मॉडल है। क्या है? आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। तो SDG 6 करता है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं एक बार विस्तार से। सतत विकास लक्ष्य 6 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए संकल्पित किया जा गया है कि वह स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबद्ध गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रम का विस्तार करे, जल एवं स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन दे। लक्ष्य 6 के माध्यम से दुनिया के देशों को संकल्प लिया गया कि वर्ष 2030 तक स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधा सबके लिए सर्वत्र सुलभ कराएंगे। सतत विकास लक्ष्य 6 के उद्देश्य हैं, देख लेते हैं पॉइंट। वर्ष 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल सार्वभौमिक और न्याय संगत रूप से सुलभ करना। वर्ष 2030 तक सबके लिए पर्याप्त समान स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधा सुलभ कराना और खुले में शौच को समाप्त करना। इसमें महिलाओं एवं लड़कियों तथा कमजोर वर्गों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वर्ष 2030 तक प्रदूषण कम करना, कचरा फेंकना बंद करना और हानिकारक रसायनों तथा सामग्री के उत्पादन को कम करना है। अगला वर्ष 2023 है, इसको आप लोग PDF से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ से भी एक प्रश्न आपको हो सकता है मिल जाए, वो भी करंट से संबंधित। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो है नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग, जो कि पहले योजना आयोग था। अगला देख लेते हैं, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। ये UPSC में पूछा गया प्रश्न है। कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फास्फेट यूरिया और प्रभावी जीवनाशकों का अधिक उपयोग, अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई तथा जैविक उर्वरक और कीटनाशकों को बार बार फुहार छिड़काव, मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी समय। किसमें तो कौन सा ऑप्शन सही है? C ऑप्शन सही है। प्रश्न विकल्पों में मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घकालिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। अगला टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। इसको आप लोग देख लीजिए, ये कहाँ हुआ था रियो द समिट और कब हुआ था, इसको एक बार
देख लीजिएगा, आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक, रियो डी जेनेरियो में। अगला देखते हैं, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पर? रियो में। तो ये बस इससे यही प्रश्न लगभग देखने को मिलेगा। ये प्रश्न देख लेते हैं। यूपीएससी में पूछा गया, भूमंडलीय पर्यावरणीय सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है देखते हैं। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविद के रूप में काम करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दे पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह ओईसीएड के अधीन एक अभिकरण और जो अल्पकालिक देशों के उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों से प्रौद्योगिकी के निधियों का काम करता है। डी एक और दोनों। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, ऑप्शन ए इसमें सही है। कैसे सही है देख लेते हैं। वर्ष 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई है। यह जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, UNFCCC मरुस्थलीकरण के लिए राष्ट्रीय UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविद का काम करता है। एजेंडा 21, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। एजेंडा 21 क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता, 20 वर्षगांठ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ। समझौता एजेंडा 21, समीक्षा 5 वर्ष तक। पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 से डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। यहाँ से प्रश्न एक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत कम आशा होती है कि यहाँ से प्रश्न पीछे से बनेंगे। यूपीएससी में इससे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न समाचारों में रहा तो ये करंट के प्रश्न है। ठीक, छोड़ के चलते हैं। अगला है, रियो डी शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो ये संबंधित होगा किससे? एजेंडा 21 किससे संबंधित? सतत विकास से ही संबंधित होगा। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन 2023 ही में ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा? रियो डी सम्मेलन किससे है? तो सतत विकास से है। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो सतत विकास से संबंधित वर्ष 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, रियो +20 सम्मेलन ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क शहर में। इसको आप डिटेल देख लीजिएगा। हम सीधे आते हैं प्रश्न पर। ये भी करंट से प्रश्न है। ठीक है, करंट से संबंधित प्रश्न है, तो इसको छोड़ के चलेंगे। सम्मेलन ये भी वही लगभग करंट से है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। तो इसको आप छोड़ सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। अगला टॉपिक देखते हैं, विभिन्न संगठन एवं संस्थान। ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है। आइए सीधे आते हैं प्रश्न पर। क्या कौन कौन से संगठन और संस्थान कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर उनका मुख्यालय है, कहाँ से उनका गठन हुआ है? तो देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। कहाँ पर? तो नीरी का मुख्यालय नागपुर में है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 1 2 3 4 बार यहाँ पूछा, 4 5 6 7 बार पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का अवस्थित कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नेरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेरी का मुख्यालय या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1958 में स्थापित किया गया
नागपुर में। कब? 1958 में नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है नीरी का, की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर S.K. वेंकट मोहन है। ठीक है, तो ये विवादित प्रश्न है, छोड़ के चलते हैं। चलिए आगे। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का। तो कहाँ स्थित है? जिनेवा में। ठीक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है UNEP का मुख्यालय, इसका UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नौरेबी में स्थित है, याद रखिएगा, नौरेबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नौरेबी, केन्या के नौरेबी में अवस्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नौरेबी, केन्या में है। और विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। अगला देख लेते हैं। UNEP का मुख्यालय, वही प्रश्न दोहराया गया है, कहाँ पे? नौरेबी में। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन सी सही है। अगला देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जकों का सबसे बड़ा सोर्स है? तो कौन सा सबसे बड़ा सोर्स है? तो ये UPSC में पूछा गया प्रश्न है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, अयस्कों से धातुओं का निष्करण, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाली विद्युत संयंत्र। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ऑप्शन डी इसमें सही है। UPSC IAS 2024 में अभी पिछले साल ही ये प्रश्न पूछा गया था। तो देख लेते हैं इसको विस्तार से। USA की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जकों का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के छोटे स्रोतों में शामिल है। अयस्कों में धातुओं का निष्करण करने जैसे औद्योगिक प्रक्रिया, प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी, रेल इंजन, लोकोमोटिव, जहाज और अन्य वाहन तथा भारी उपकरण जो उच्च सल्फर घटक वाले जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार विकल्प इसमें कौन सा सही? डी सही है। क्या क्या इसमें आ रहा है उत्सर्जन में? औद्योगिक प्रक्रियाएं, प्राकृतिक सोर्स, ज्वालामुखी, रेल इंजन, जहाज और अन्य वाहन इसमें शामिल हैं। अगला देख लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल कई सूचकांक जारी करता है। अभी आप लोग सूचकांक वाला क्लास जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कौन कौन सा सूचकांक जारी करता है। तो एम्स्टर्डम में, कहाँ? एम्स्टर्डम में है इसका मुख्यालय। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक, कहाँ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया? नौरेबी, केन्या में आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का सभा का चौथा सत्र 2019 में आयोजित किया गया था और अभी जो है इसका 18 मार्च 2025 के मध्य नौरेबी, केन्या में प्रस्तावित है। 2025 का फरवरी का जो भी केन्या में संपन्न हुआ था। इसका लगभग बैठक कहाँ होता है? केन्या में ही होता है। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अधिनियम से भी एक आध प्रश्न आपको पीसीएस में देखने को मिलेगा। इसका आप लोग जो है डिटेल जो सूक्ष्म मतलब समरी दिया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1986 में।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था या संपूर्ण भारत में लागू हुआ था? वही सेम प्रश्न फिर पूछ रहा है कि पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया है। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारतवर्ष 1986 में पारित हुआ। इसे छाता विधान के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों में कार्यान्वित किया गया था। अगला है भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, सेम प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से कब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये 1986। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जा रहा है, सभी एग्जाम में पूछा रहा है। देखिए ना, सुरक्षा अधिनियम लगभग सभी एग्जाम में ये आपसे पूछ रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश एग्जाम में। 21 में पूछा है, 14 में पूछा है, 19 में पूछा है, 17 में पूछा है, ठीक, 13 में पूछा है। लगातार एक ही प्रश्न कितनी बार बार पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो संरक्षण अधिनियम आप याद रखिएगा 1986। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए फिर वही प्रश्न है, 1986 2022 में भी पूछा गया है। ये प्रश्न आपको बार बार मिल रहा है, कितना बार, तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपसे इन्वायरमेंट से लगभग आता ही है। देखिए एमपीपीसी में भी यही सेम प्रश्न पूछा हुआ है। अगला है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 1976 उत्तराखंड पीसीएस 2024 अभी हाल ही में हुआ था, उसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में पर्यावरण, वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किए गए हैं। इसके तहत संविधान का अनुच्छेद 48A, यह अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। और 51A, यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है जो पर्यावरण और रक्षा और सुधार से संबंधित हैं। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है छाता विधान नाम से भी जाना जाता है। एमपीपीसी से पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। यूपीएससी 2015 में या आईएएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देख लेते हैं इसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यान रखें कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर आनुवंशिकी इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो केंद्रीय जल बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को गठित किया गया है। आईएएस प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3T के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य देश में भूजल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करना है। इसके अंतर्गत इस संगठन का दायित्व आर्थिक एवं पारिस्थितिकी दक्षता के सिद्धांतों के आधार पर भारत के भूजल संसाधनों की खोज, मूल्यांकन, संरक्षण, विधि, प्रदूषण में सुरक्षा और वितरण सहित वैज्ञानिक एवं सतत विकास तथा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रसार, निगरानी तथा लागू करने के लिए इक्विटी इकट्ठा करना था। ये आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। तो इसमें हमें लगता है कि 1, 2 और 3 और 4 सभी शामिल हैं। शिक्षा होगा तभी तो सब होगा, तो इसमें सभी चारों हैं। यूपी स्पेशल में पूछा गया है। अगला है, नेशनल ग्रीन एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी 2010 में। एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई है।
इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया है। वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। एनजीटी का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, नेशनल एडाप्टेशन फंड अंतर्गत 100 करोड़। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी का आयोजन, तो 19वीं बैठक शामिल था, तो इसी में ये किया गया था। झारखंड का पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? तो है स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 2012 में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों का स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? पहला कथन, एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन भारत सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। अगला है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहन करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक, देखते हैं विस्तार से। ये आईएएस 2018 में पूछा गया है। क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संविधिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 को जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है, तो कथन 2 सही है। इसमें आप लोग इसको जो है विस्तार से एक बार देख लीजिएगा। देखते हैं अगला, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी का प्रभाव कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2010 से प्रभावी हुआ था। यूपी से 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुआ था। बस ये तो अभी हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या हैं। डायरेक्ट इसको आप लोग विस्तार से देख लीजिएगा। सीधे आते हैं हम लोग इससे संबंधित प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, कथन 1, कथन ए और कथन आर। कथन ए में प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ए और दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही है। यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा इसका वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ती मात्रा में हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को देता है जो पर्यावरण से प्रति जो है मैत्रीपूर्ण हो।
जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हों। तो यही सेम प्रश्न इस यहाँ भी दिया गया है, इको मार्क निम्नलिखित में प्रतीक है। ठीक, पर्यावरण से संबंधित ये अभी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। अगला है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए, तो इको मार्क याद रखिएगा, ई से इन्वायरमेंट, ई से इको मार्क, इससे आप इसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली है, के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव वैज्ञानिक एवं शिक्षणविद रेचल कार्सन है। यह सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। कब पूछा गया प्रश्न है? यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए, तो प्रयोग तो सभी सही है, मतलब सभी के लिए हानिकारक है। अगला देख लेते हैं हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं W.M. एडम्स। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है तो मसानोबु फुकुओका। कौन है? मसानोबु फुकुओका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। अगला पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है ग्रीन आर्मी। अगला है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं है? राजनीति एवं विकास। क्या है? राजनीति एवं विकास। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास एवं नकारात्मक पक्षों का विस्तार में से की गई चर्चा में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास आदि विषय मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीति एवं विकास चर्चा का विषय नहीं था। अगला देख लेते हैं पलाची माड़ा। क्या है? पलाची माड़ा जो पर्यावरण की एक आपात क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? केरल में। अगला देख लेते हैं ग्रीन वॉश इंगित करता है। किसको इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, हरियाली हटाना, नदी संरक्षण के लिए कि झूम कृषि के लिए। तो ये करता है किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोच्च वर्णन है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है IS प्री में। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल, इको फ्रेंडली या पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी प्रबंधन, इसमें कोई मतलब नहीं, आधारित रचना विकसित करने असमर्थ, अनर्थकारी परिस्थिति दुष्परिणामों में उपेक्षित करना, किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के अनुकूल कार्य अनिवार्य उपलब्धता। इसका ऑप्शन 1 है। क्या वॉशिंग पूछ रहा है ना, तो मिथ्या रूप जैसे बेवकूफ बनाना जिसे कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको विस्तार से। ग्रीन वॉशिंग एक भ्रामक अवधारणा देने या किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर होने के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है। ग्रीन वॉशिंग एक तरह से उपभोक्ताओं से किया गया भ्रामक वादा होता है जो यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि अमुक उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल है। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही? विकल्प के सही। अगला देख लेते हैं भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो वो किया है पंजाब। ये 2002, 3 और 1 में पूछा गया प्रश्न है।
अगला देख लेते हैं। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, इसको छोड़ के चलते हैं। अगला देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जान ही रहे हैं, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस भी कई बार पूछा गया, पहले पूछता था, अभी नहीं पूछ रहा है प्रश्न। चलिए देखते हैं आगे। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया है। अप्रैल, इसको विस्तार से देखते हैं, पीशेसप्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, रोम के एकेडमिया, क्या है, एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक में ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ प्रतिपादन किया गया था। अगला देख लेते हैं, ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है, तो छोड़ते ही चलते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, अगला भी करंट से संबंधित ही, इसको भी छोड़ के चलते हैं। आगे देख लेते हैं, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है। इसमें देखिए न ए सही है, इसमें ए गलत है, आर सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 121 करोड़ की आबादी, 83.4 करोड़ लोग गांव में तथा 37.7 करोड़ लोग शहरों में निवास करते हैं। हालांकि जनसंख्या के रूप में भारतीय शहरों में रहने वाले लोग कई विकसित देशों की तुलना में अधिक हैं, फिर भी प्रतिशतता में के आधार पर भारत अभी विकसित देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर से बहुत ही पीछे है, जहां की नागरिक जनसंख्या लगभग 100% है। अतः प्रतिशतता के आधार पर हम देखें तो विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी नागरिक जनाधिक्य वाले देशों के उदाहरण में शामिल है। फिर भी भारत में नागरिकीकरण की प्रवृत्ति काफ़ी तेज है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का प्रभाव है। हालांकि नगरीकरण के इस तेज प्रवृत्ति की तुलना में शहरी सुविधा जैसे बिजली, पानी, शौचालय, परिवहन आदि की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही है, जिससे शहरों में समस्याओं का जनाधार बनता जा रहा है। ठीक, तो ज़्यादा कुछ इसमें प्रश्न बनने लायक नहीं है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल किए गए हैं? तो सड़कें। सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में कौन शामिल किए गए हैं? सड़कें शामिल की गई हैं। वन, जल और खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं की जाती हैं। तो सड़क के छोड़कर बाकी सभी जो है प्राकृतिक पूंजी में शामिल किया, सड़कें तो बनाई जाती हैं। वन, जल और खनिज जो है प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? जीवन की गुणवत्ता, क्या है, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण। चलिए देखते हैं आगे। तो अगला टॉपिक हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको पर्सनल पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।